हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी सेंटर में। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग क्लास टेंथ के जो जेसीईआरटी ने मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है उसी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका मैथमेटिक्स पेपर का होगा। आप लोगों को पता होगा कि आपका जो पेपर है वो टोटल 80 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको बस क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसको लिखना होता है। उसमें बना के आपको दिखाने का पेपर में जरूरत नहीं होता है, बस कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसको वहां पे लिख दीजिए। ठीक है, और उसी क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो आपका एग्जाम है वो टोटल 3 घंटे का होता है, जिसमें 4 सेक्शन होते हैं क्वेश्चन पेपर में। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपको 30 एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है। सेक्शन बी में आपका रहता है वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस, जिसको 2 मार्क्स मिलता है। सेक्शन सी में आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहते हैं, जिसको कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप। और सेक्शन डी में आपके 5 मार्क्स, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहता है। तो हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, बहुविकल्पिक प्रश्न खंड क, जिसको में आपको एक मार्क्स के लिए 30 क्वेश्चन मिलता है, जिसको आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, अब बात करें कि सॉल्व तो करेंगे हम लोग, उससे पहले बात करें कि अगर आपने अपना तैयारी अगर स्टार्ट नहीं किया है अभी तक तो उसमें आपको टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग साथ में मिल करके बोर्ड तक, क्योंकि अभी हमारे पास देखा जाए तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना टाइम बचा हुआ है, और बोर्ड को प्रिपरेशन करने के लिए इतना टाइम बहुत होता है। अगर आपने साथ में मिलके हम दोनों ने काम किया तो आपके अच्छे मार्क्स यहां से भी आ सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा फिर भी आपके बोर्ड में मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, इस बात का गारंटी लेने के लिए हम तैयार हैं। बस एक साथ आपके पास आपको भी देना होगा कि जिस तरीके से आपको मेहनत करने के लिए बोला जाए उस तरीके का मेहनत आपको भी करना होगा, क्योंकि आपको जो बोर्ड का पेपर लिखना है उसमें आप वहां पे किसी का भी हेल्प नहीं ले सकते। तो आपको आना चाहिए, इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, तो आपको वहां पे बोर्ड वाले जो आपको देना है एग्जाम सेंटर में, वहां पे आप चीजें भूल ना जाए, याद रहे। इसीलिए आपको जितना हो सके अब टाइम को यूटिलाइज कीजिए, मेहनत कीजिए, ताकि आपका बोर्ड का पेपर अच्छा जाए। क्योंकि बोर्ड पेपर खराब गया तो आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक मम्मी से चप्पल, दूसरा आपको रिश्तेदारों का ताना। 2 चीज आपको मिलने वाला है अगर आपने बोर्ड में अच्छा मार्क्स नहीं लाए तो। ठीक है, तो मेहनत कीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यहां से आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे समझ रहे हैं, वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, जिससे आपको और जल्दी वीडियो लाने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं पहले सवाल पे। बहुत सारी बातें हो गई, अब सवाल पे भी आते हैं। पहला सवाल आप लोग देख रहे होंगे, सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि पीजेड जो है वो बराबर है जेड स्क्वायर माइनस 64 के। कह रहा है इसका शून्यक क्या है वो निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गौर से देखें तो हम लोग को दिया क्या गया है कि जेड स्क्वायर माइनस 64। अब इसको अच्छे से अगर हम लिखें तो ये इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस 64 जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग 8 का पावर 2, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है, याद होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर रहे तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को, जो ये वाला फॉर्मूला है वो इसको यहाँ पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से z माइनस 8 7 हो गया, z प्लस 8। ठीक है, अब देखें हम यहाँ पे तो ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे देगा z बराबर 8, और ये जो पार्ट है वो देगा z बराबर
माइनस 8। क्या करते हैं, इसको 0 से बराबर करते हैं क्योंकि निकालना क्या है, शून्य। तो शून्य निकालना है तो z माइनस 8 को शून्य के बराबर रखेंगे, है कि नहीं। तो वहां पे z इक्वल टू 8 देगा और यहां से देगा z इक्वल टू माइनस 8। तो यहाँ पे कौन से हो गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला। तो जो इसके शून्य हैं वो हो जाएगा 8 और एक हो जाएगा माइनस 8। अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। वो कह रहा है कि दिए गए बिंदुओं P जो है आपका 0,6, अगला बिंदु है Q 7,0 और अगला बिंदु है 5,0। कह रहा है इसमें से कौन सा बिंदु x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, x एक्सिस को इसमें कौन काट रहा है। ध्यान से सुनिएगा कि हम लोगों के पास दो अक्ष होता है। पहला जो यहाँ पे सोया हुआ रहता है उसको x कहते हैं और जो खड़ा रहता है उसको y अक्ष कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पॉइंट x अक्ष को काट रहा है, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा प्रतिच्छेद कर रहा है तो वो पॉइंट कहां पे रह रहा होगा, वो पॉइंट आपका x अक्ष पे ही होगा। और x अक्ष पे कोई भी पॉइंट रहे उसका सकल सूरत ऐसे दिखता है कि a, 0, कि उसका जो x अक्ष रहता है उसका कुछ मान होता है, y अक्ष हमेशा 0 रहता है, हमेशा 0 रहता है। अब वैसे पॉइंट को ढूंढे तो यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट आपको मिलेगा, वो वाले पॉइंट यहाँ पे अगर देखें तो एक पॉइंट आपका यहाँ पे मिलेगा जो आपको दिख रहा होगा Q, कि y अक्ष का मान यहाँ 0 है, यहाँ पे भी y अक्ष का मान r के लिए 0 है। मतलब यहाँ पे कहीं रहा होगा कि ये 5,0 होगा, ठीक है। और अगला कहीं रहा होगा, अगला कोई यहाँ पे रहा होगा, ये आपका हो गया r, अगला यहाँ पे Q हो गया जो यहाँ पे 7,0 रहा होगा। तो कौन कौन सा पॉइंट आपको यहाँ पे दिखा कि जो x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, एक हो गया आपका r, एक हो गया आपका q। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ पॉइंट्स q एंड r जो है वो प्रतिच्छेद कर रहा है। जो बात सही है कि जो q है और r है वही तो प्रतिच्छेद कर रहा है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अब अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो सम परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, दो आपके पास यहाँ पे दो सम परिमेय संख्या है, जैसे कि मान लेते हैं 2 और 4 है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है इसके बीच कम से कम कितना विषम संख्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम विषम संख्या की बात करें तो इसके बीच में कितना है, 1 है जो 3 होता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे 3 का हो गया ऑप्शन नंबर ए 1। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF क्या होगा। ठीक है, अब लोग यहाँ पे अगर देखें तो दो क्रमिक विषम संख्या मान लेते हैं, एक 3 है और एक 5 है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे अगर इसका HCF अगर हम निकालना चाहें, 3 और 5 का HCF निकालने, सॉरी HCF निकालने, तो ये हमेशा 1 होता है ना। वैसा बड़ा नंबर जो 3 और 5 को भागा दे रहा है वो कौन सा है, 1 है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1। अब ऑप्शन ढूंढते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है जो कि 5वां नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है कि दो चरों y z में रैखिक समीकरण लिखा हुआ है ay प्लस bz प्लस c इक्वल टू 0। कह रहा है कि इसके कितने अधिकतम हल संभव है। ठीक है, तो हमेशा रखिएगा कि जब भी इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा इसका जो हल होता है वो अनगिनत होता है, अनंत। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमेशा सोचिए यहाँ पे ना कि अगर आपसे कुछ इक्वेशन दिया हुआ ऐसा है कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना इस तरीके के साथ कि 3y इक्वल टू हो जाएगा, बाकी दोनों को उधर भेजते हैं, -5 माइनस 2x। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 माइनस 2x बटे में 3। अब सोचिए यहाँ पे अगर हम x को चेंज करें, x को 0 लें तो उसके लिए y आएगा, x को 1 लें इसके लिए y आएगा, x को 2 लें इसके लिए y आएगा। अब x को हम कितना ले सकते हैं, बहुत बार, इन्फिनिटी बार, है कि नहीं।
क्योंकि x को हम पॉजिटिव की तरफ भी ले सकते हैं। सोचिए इस लाइन में जितना भी पॉइंट होगा 0 1 2 3 इसके बीच में जो पॉइंट होगा वो सारे पॉइंट यहाँ पे रख सकते हैं, तो y का मान भी अलग लगाएगा। सॉल्यूशन कितने मिल गए? अनगिनत, है कि नहीं? चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का सी। अगला सवाल हम लोग जो छठा नंबर है, छठा नंबर सवाल कह रहा है कि संगत समीकरण जो आपका युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो संगत समीकरण युग्म है उसका दो तरीके होता है, एक को कहते हैं प्रतिच्छेदी, ठीक है, और एक होता है आपका कोइंसिडेंट जो एक दूसरे पर लाई करता है लाइन। ठीक है, लाइन हमेशा तीन तरीके का होता है, एक कौन होता है प्रतिच्छेद कर सकता है या फिर आपको समानांतर मिल सकता है, और तीसरा होता है जो एक दूसरे के ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट जो आपका होता है जिसमें सॉल्यूशन मिलता है, एक ये होता है और एक होता है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिख रहा है कौन सा, वो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। ठीक है, क्योंकि ये समानांतर, इसमें तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दूसरा यहाँ पे कंसिस्टेंट होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, दो होगा, एक होता है आपका प्रतिच्छेदी, एक होता है कॉन्स्टेंट, जिसमें से एक ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे प्रतिच्छेदी। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल 7वां नंबर है, ये आपका द्विघात समीकरण से दिया हुआ है। कह रहा है यहाँ पे कि x² - 5x बराबर 6 मतलब प्लस 6 बराबर 0 दिया हुआ है एक द्विघात समीकरण, कह रहा है इसका मूल निकालो। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर पहले से पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों को क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। कैसे करते हैं कि जो बीच का नंबर है -5 जो दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे दो नंबर में तोड़ते हैं कि इसका गुणनफल जो है वो 6 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे -5 को अगर हम तोड़े तो ये टूट सकता है -2 और -3 में, जिसका गुणनफल 6 के बराबर है। और अगर इन दोनों को जोड़े तो यहाँ पे ये 5 के बराबर हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे -5 जगह पे हम लिख सकते हैं कि ये -2 और -3 है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है, गड़बड़ी क्या हुआ है बताते हैं। यहाँ पे इसको लिखना होगा कि x² और फिर -2x - 3x + 6 बराबर 0। ठीक है, अब पहले दो से यहाँ पे x को बाहर करते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा -2, फिर इन दोनों जगह से -3 बाहर करते हैं तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -2 और साथ में बराबर 0। अब देख सकते हैं कि दोनों से x - 2 बाहर ले सकते हैं, तो x - 2 बाहर ले लिए और साथ में यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा -3, यहां हो गया बराबर 0। अब मुझे निकालना था यहाँ पे मूल, तो मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे बराबर 0 करते हैं, जितने भी यहाँ पे आपके फैक्टर्स बनते हैं इसको 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया x बराबर 2 और यहां से कितना आ गया x बराबर 3, मतलब दो मूल आया, एक 2 और एक 3 आया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी, क्योंकि आपके पास 3 भी एक शून्यक आया था, आपके पास 2 भी एक शून्यक आया था, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 जो इसका मूल आया था। ये भी सवाल खत्म हुआ। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 202 है। ठीक है, वर्ग मतलब स्क्वायर जो आपको करना है उसका जो योग है वो क्या है 202। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है विषम धनात्मक पूर्णांक का, तो मान लेते हैं एक x है, क्योंकि हमको पता नहीं है कौन सा आंसर है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे x मान के चलेंगे। अब सोचिए कि दोनों विषम संख्या लेना है लगातार वाले, तो अगर एक x है तो दूसरा कौन सा आया होगा, दूसरा आया होगा x + 2, है कि नहीं। सोचिए कि अगर एक 3 है तो अगला विषम संख्या कौन होगा 5, 3 में क्या जोड़ने पे मिला, तो 2 जोड़ने पे मिला 5,
तो x का अगला अगर मुझे ढूंढना है विषम संख्या तो कितना जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा। अब आपसे एक सवाल कह रहा कि इन दोनों नंबर का वर्ग का योग कितना है, 202। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर करने पे 202 मिल रहा है तो वो x निकालो। ठीक है, चलिए निकालते हैं। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना होगा। यहाँ हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस, अब लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू साथ में x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बराबर में क्या हो जाएगा 202। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 इंटू 2 हो गया 4, तो यहाँ पे आ गया 4x, यहाँ पे आ गया 4x साथ में प्लस हो जाएगा 4 बराबर में 202। अब अगर देखें तो यहां से हम 2 बाहर कर सकते हैं, इस वाले इक्वेशन से 2 अगर बाहर कर दिए तो यहाँ मिला एक्स स्क्वायर, यहां से मिला प्लस में 2, तो यहाँ पे आ जाएगा इधर में 202। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से हम भागा ले सकते हैं 202 को, क्या आएगा तो 101 आएगा। यहां से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x प्लस 2 बराबर में यहाँ पे हो गया 101। अब इस वाले 101 को हम लोग बाएं तरफ लेके आ जाते हैं तो क्या मिलेगा, हम लोग को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस में 101 है कि नहीं। दाएं तरफ अगर प्लस में रहता है तो अगर बाएं तरफ करते हैं तो माइनस में होगा। यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब यहाँ पे 2 में से अगर 101 को घटाएं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 99 है कि नहीं। तो यहाँ पे बराबर में ये हो गया 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके हमको यहाँ से x निकालना है, तो कैसे निकलेगा देखें। अब यहाँ पे अगर गौर से देखें हम, अगर यहाँ पे हम गौर से देखें इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे सॉल्व करें, इधर सॉल्व करते हैं। अब सोचिए बीच का क्या करना है, 2 जो है उसको ऐसे तोड़ना है कि जिसका प्रोडक्ट माइनस में 99 आ जाए। तो 2 को तोड़ने के लिए मुझे ऐसे तोड़ना होगा कि 11 ले लेते हैं और फिर दूसरा नंबर लेते हैं -9, दूसरा नंबर ले लेते हैं हम लोग माइनस में 9। ठीक है, क्यों लिए, सोचिए कि अगर 11 में -9 को जोड़ें तो आपको 2 मिल जाएगा, और 11 में अगर -9 का गुणनफल निकालें तो गुणनफल निकालने पे कितना मिलेगा, ये -99 है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको तोड़ के लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या टूटेगा, ये हो जाएगा आपका, इधर लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस में 9x प्लस में, सॉरी प्लस में नहीं माइनस में, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 99 और ये दिया हुआ बराबर 0। अब यहाँ पे अगर देखें तो पहले 2 से x को बाहर निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 11, और यहाँ से अगर देखें तो -9 को बाहर निकालते हैं, यहाँ बचेगा x प्लस में 11 बराबर 0। अब x प्लस 11 जो है वो 2 जगह से बाहर ले सकते हैं, तो x प्लस 11 बाहर हुआ, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -9 और ये बराबर 0 हो रहा है। यहाँ से हम देखें तो x का 2 मान आ गया, पहले वाले में x प्लस 11 इक्वल टू 0 से आएगा और x -9 बराबर 0 से दूसरा आएगा। यहां से क्या आ गया, x बराबर -11 और यहां से क्या आ गया, तो यहां से आ गया x बराबर 9। अब ध्यान सुनना है कि यहाँ पे बोला है धनात्मक पूर्णांक लेना है, बट ये तो ऋणात्मक आ गया तो ये तो आएगा नहीं, यानी x का कौन सा मान हो गया 9। हम लोग ने क्या लिया था, तो हम लोगों ने लिया था एक x, एक लिया था x प्लस 2, मतलब एक आ गया x बराबर 9 और एक जो दूसरा नंबर है वो x प्लस 2 बराबर में क्या हो जाएगा, x का मान है 9 प्लस में 2 करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 11, यानी एक नंबर हो गया 9, दूसरा नंबर हो गया 11। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी। तो यहाँ पे 8वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 9 नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एपी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कौन निम्नलिखित में जो है वो एपी में नहीं है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि एपी क्या होता है। एपी एक ऐसा श्रेणी है जो ऐसा कुछ रहता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाता है ऐसे ही कि प्रीवियस में सेम जो नंबर पीछे ऐड किए हुए हैं वही नंबर को आगे ऐड करके बढ़ते जाना है। वैसे श्रेणी को कहते हैं समानांतर श्रेणी। चलिए तो आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा कौन कौन सा है। ध्यान रखिए, जब भी इस तरीके का आपसे पूछा जाए कि समानांतर श्रेणी में है, इसको जांचने के लिए बोला जाए, तो हम लोग जानते हैं कि ये होता है पहला फर्स्ट टर्म, ये होता है सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो जब भी समानांतर श्रेणी में जांचना हो, हमेशा एक काम करना है आपको कि a2 माइनस a1 निकालिए, a3 माइनस a2 निकालिए, a4 माइनस a3 निकालिए। देखिए कि क्या ये हमेशा बराबर हो रहा है किसी एक फिक्स्ड कांस्टेंट के, कि a2 में a घटाएं, a1 घटाएं, या फिर a3 में a2 घटाएं, या फिर a4 में a3 घटाएं। ठीक है, क्या आपके पास कोई एक बराबर नंबर मिल रहा है, सेम नंबर? अगर सेम नंबर मिला तो वो एपी में होगा, नहीं तो एपी में नहीं होगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं, पहला नंबर को चेक करते हैं। अब पहला में अगर देखें तो ये क्या है, a1, ये क्या है a2, ये क्या है a3, ये क्या है a4। तो अगर हम a2 माइनस a1 करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ गया। अगर हम लोग दूसरा करें a3 माइनस a2 तो कितना हो गया 6, यहाँ पे माइनस 4 यानी हो गया 2। अब यहाँ पे अगर a4 माइनस a3 करें कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 यानी 2। तो देखिए यहाँ पे ये भी 2 आया, ये भी 2 आया, ये भी 2 आया, मतलब कि दोनों यहाँ पे तीनों जो नंबर है वो बराबर है। मतलब ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, एपी में है। ऑप्शन नंबर ए एपी में है। हम लोग को जानना है कौन इसमें नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, ये हो गया a4। निकालते हैं a2 माइनस a1। तो अगर a2 माइनस a1 निकालें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 1 घटेगा यानी 8 आ जाएगा। निकालते हैं दूसरे में a3 माइनस a2 तो क्या हो जाएगा, a3 17 है और a2 यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 8। अगला निकालते हैं a4 माइनस a3 तो यहाँ पे कितना आ गया, 25 में से 17 घटेगा और यहाँ पे भी आ गया 8। मतलब कि यहाँ पे देखिए तीनों जो नंबर आया वो बराबर आया आपस में। मतलब दूसरा नंबर भी क्या है, दूसरा भी यहाँ पे एपी में है। तीसरे की अगर बात करें हम, अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा चेक करते हैं कि एपी में है या नहीं है। तीसरा में जो दिया हुआ, ये दिया हुआ -10, ये हो गया पहला टर्म, इसको कहते हैं दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। अब यहाँ पे अगर देखें तो निकालना मुझे a2 माइनस a1 है, तो क्या हो जाएगा -6 माइनस में माइनस का 10 यानी यहाँ पे हो गया -6 प्लस 10 तो यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, अगर निकालते हैं a3 माइनस a2 तो a3 कितना है माइनस का 2 माइनस a2 कितना है तो -6 है, कितना आ गया -2 माइनस माइनस प्लस का 6 तो यहाँ से हो गया 4। तो यहाँ पे भी क्या आ गया 4। अगला निकालते हैं a4 माइनस a3। a4 कितना दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, माइनस a3 कितना दिया हुआ है तो माइनस का 2 दिया हुआ है। अगर इसको सॉल्व किए हम तो यहाँ पे 2 आया, माइनस माइनस प्लस फिर साथ में 2 है, क्या हो जाएगा यहाँ से 4। तो गौर से अगर देखें तो यहाँ पे ये भी 4 आया, ये भी 4 आया और ये भी 4 आया। क्या बताए थे कि अगर तीनों नंबर बराबर आ जाए तो वो समानांतर श्रेणी में होता है। तो यहां से सॉरी वीडियो बीच में पॉज हो गया था, कैमरा अपने आप बंद हो गया था इसी कारण से। चलिए ऑप्शन नंबर फिर से डी पे चेक करते हैं क्योंकि बाकी हम लोगों तीनों ने ए बी सी को चेक कर लिया था, तीनों जो है वो एपी में आया था। ठीक है,
हमने चेक कर लिया, ये किस में आया, एपी में, ये भी आपका एपी में था और ये भी आपका एपी में था। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी में। ऑब्वियस है आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा ही। क्यों होगा, तो एबीसी अगर आपका सही आंसर है ही नहीं तो डी के पास ही ऑप्शन बचा कि हाँ भाई डी तो होना ही है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, है कि नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पे अगर देखें तो ये पहला क्रम हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। चेक करने के लिए क्या बताए थे कि आपको निकालना पड़ेगा a2 माइनस a1। a2 क्या है, यहाँ पे 4 है तो 4 हो गया, माइनस a1 यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया। अब 4 में से अगर 1 को हम घटाएं तो कितना हो जाएगा, 4 में से अगर हम 1 घटाएं तो यहां से होगा 3 और फिर दूसरा निकालते हैं, होगा a3 माइनस में a2। अब अगर हम लोग a3 में a2 को घटाएं तो क्या हो जाएगा, a3 में से अगर a2 घटाएं हो जाएगा 9 में से 4 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 5। अब अगर गौर से देखें कि दोनों के आपस में बराबर है, क्या 3 5 बराबर होता है, तो नहीं होता है। लेकिन हम लोगों ने एपी में क्या पढ़ा कि दोनों बराबर होना चाहिए, तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला कि ये एपी में तो नहीं है। तो आपका यही तो पूछा गया था कि बताओ इसमें से कौन एपी में नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी। ठीक है, चलिए। सॉरी, कैमरे में कुछ अभी प्रॉब्लम चल रहा है, इसी कारण से रिकॉर्डिंग होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर लोग 10 में थे, सवाल पूछा जा रहा है आपसे इसमें कि एक यहाँ पे श्रेणी दिया हुआ है, इसके 28वें पद का मान क्या होगा, वो आपको यहाँ पे निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पे गौर से अगर हम ये चीज देखें तो यहाँ पे देखते हैं तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, तो 3 है। सेम देखें तो इन दोनों के बीच का भी जो अंतर है वो 3 है, इसके बीच का भी जो अंतर है वो 3 है। क्या करें, तो पिछले वाले में 3 जोड़ रहे हैं तो अगला टर्म हमको मिलता जा रहा है। पिछले वाले में देखिए 4 में 3 जोड़े तो हमको अगला पद 7 मिल गया, 7 में 3 जोड़े तो 10 मिल गया। यानी यहां से हम लोग एक चीज देखें कि जो यहाँ पे दिया हुआ है श्रेणी वो किस में है, तो ये आपका यहाँ पे एपी में है। ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे निकालना है 28वें पद का मान। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एपी में दिया हुआ है तो nवें पद का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, यहाँ पे a क्या होता है, तो पहला पद होता है, d क्या होता है, तो समान अंतर होता है, जो यहाँ पे 3 का अंतर दिया हुआ है। n क्या होता है, तो जिस पद का आपको मान निकालना होता है उसका यहाँ पे n लेते हैं। अब गौर से अगर देखें तो सारा मान यहाँ पे अगर देखें तो n यहाँ पे हो जाएगा 28, पहला पद इस वाले एपी में दिया हुआ है 1 और d यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। सारे यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं उसको यहाँ पे रखते हैं तो हो जाएगा a 28, जो निकालना था 28वें पद का मान वो यहाँ पे हो जाएगा a, यानी यहाँ हो गया 1 प्लस n माइनस 1, तो n यहाँ पे 28 है, माइनस 1 करना था, साथ ही साथ d यहाँ पे कितना है, तो 3 है। सबको यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 28 में से अगर 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 27, तो यहाँ पे हो गया 27 गुने 3, यहाँ से आ गया 1 प्लस 27 में अगर 3 को गुना करें तो हो जाएगा 81, यहाँ पे 81 आ गया, 81 में से अगर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 82। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ढूंढिए, ऑप्शन नंबर सी हो गया 82। तो ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 16/81। तो आगे आपसे पूछा जा रहा है कि तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो सीख लीजिए। कि मान लीजिए दो त्रिभुज दिया हुआ है, एक है एबीसी और दूसरा त्रिभुज है डीईएफ। दोनों क्या है, तो दोनों त्रिभुज जो यहाँ पे है वो समरूप है। समरूप, ये वाला इसके साथ, ये वाला भुजा इसके साथ और ये वाला भुजा इसके साथ
है, ठीक है, कि AB जो है वो D के साथ संगत है, BC जो है वो EF के साथ संगत है, AC जो है वो DF के साथ संगत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है कि जो ABC का एरिया होगा, ठीक है, बटा अगर जो एरिया होगा DEF का, अगर इन दोनों का हम रेशियो लें, ठीक है, तो संगत भुजाओं के रेशियो का स्क्वायर होता है, अनुपात का स्क्वायर होता है। जैसे कि AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर के बराबर होगा अनुपात, ठीक है। ऐसे ही BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अगर इसका अनुपात लेंगे तो एरिया का अनुपात ये बराबर हो जाएगा। सेम तरीके से AC का स्क्वायर, इसका रेशियो लें DF के स्क्वायर के साथ, तो ये भी एरिया के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो ABC और DF का जो आपका दिया हुआ है मान, वो दिया हुआ है 16/81। तो अगर लेके चले, इसको ही लेके चलते हैं कि AB बटा D का ये होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं। अब यहां से अगर हम AB बाई D निकालना चाहें तो हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है, वर्गमूल हो जाएगा 16/81 का, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, 81 का 9 होता है। तो यहाँ पे अनुपात क्या हो गया भुजाओं का, तो भुजाओं का अनुपात हो गया 4:9। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। 12वां नंबर सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बनाते हैं एक समचतुर्भुज, मान लेते हैं कि ये एक समचतुर्भुज है ABCD, है कि नहीं। तो आपसे बोला गया कि जो आपका यहाँ पे विकर्ण है BD और दूसरा आपका जो बोला गया AC, इसकी लंबाई दिया हुआ है, छोटे वाले का 6 सेंटीमीटर है और बड़े वाले का 8 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा जा रहा है, लोग जानते हैं कि भाई जो आपका समचतुर्भुज है इसके चारों भुजा आपस में बराबर होता है, तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि भुजा की लंबाई इसका क्या है। हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी कहता है, तो प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर हम लोगों ने विकर्ण की बात करें, तो ये विकर्ण जो आपका यहाँ पे अगर एक मान लो बीच में पॉइंट O है, तो जो OD का डिस्टेंस होगा वही आपका OB का होगा, जो आपका OA का डिस्टेंस होगा वही आपका OC का होगा। मतलब O जो है वो AC का मध्य बिंदु होता है और BD का भी क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो अगर BD जो है वो 6 है तो OD कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। और यहां बात करें AC का, तो AC यहाँ पे 8 है, तो OC कितना हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा OC आधा हो जाएगा, है कि नहीं। अगर O यहाँ पे मध्य बिंदु है तो AC का आधा हो जाएगा OC, यानी कितना हो जाएगा 4। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि जो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज में जो यहाँ पे एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। अब गौर से देखिए, तो यहाँ पे एक आपके पास समकोण त्रिभुज है जिसमें से ये आपका O है, ये आपका D है, ये आपका C है, OC यहाँ पे 4 है, OD यहाँ पे 3 है। आपसे पूछा जा रहा है CD, है कि नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं कि जो CD का स्क्वायर होता है वो क्या हो जाएगा, OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। OD स्क्वायर यहाँ पे हो गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर आपका हो गया 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, यानी यहाँ पे आ गया 25। मतलब ये CD स्क्वायर आ गया यहाँ पे 25। तो बट मुझे चाहिए क्या, CD चाहिए, तो CD क्या हो जाएगा, रूट का 25, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो भुजा की लंबाई आया वो यहाँ पे आ गया 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन में यहाँ पे दिया ही नहीं है, ऑप्शन में यहाँ पे दिया नहीं है। एक सेकेंड, दिक्कत यहाँ पे ये हुआ है
कि विकर्ण यहाँ पे दिया है 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, लेकिन इंग्लिश में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। गलतियां ये हुई है, कोई नहीं, हम लोग दोनों नापते हैं। अगर 6 और 8 बोला जाए उसके अनुसार यहाँ पे 5 हो जाएगा, और अगर 12 और 16 बोला जाए तो सोचिए अगर 12 और 16 अगर लेते, सेम में बनाते हैं कि 12 और 16 लेते तो उस केस में क्या होता, उस केस में ये आधा लेना था, छोटा वाला 12 है ना, तो उसका आधा हो जाता है यहाँ पे 6, और मान लेते हैं एबीसीडी फिर से, और ये मान लेते हैं ओ, यहां तो बनेगा 90 डिग्री, तो ये आपका 6 हो जाएगा। ओसी कितना हो जाएगा, 16 का आधा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, अब मुझे निकालना है सीडी, तो सेम तरीके से सीडी का निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ओडी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर, ओडी यानी 6 का स्क्वायर प्लस ओसी यानी कि 8, इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64, यानी 36 को अगर 64 में जोड़े तो यहाँ पे हो गया 100, यानी CD स्क्वायर यहाँ पे आ गया 100। तो मुझे चाहिए CD, तो CD क्या हो जाएगा, रूट में 100, यानी कि यहाँ पे आ गया 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हुआ सी। अगला सवाल चलते हैं। अब अगला सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि दो अक्षों, ठीक है, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इसको मूल कहते हैं, है कि नहीं। मान लीजिए कि ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, तो इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में मूल कहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अगला सवाल, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि एक पॉइंट है जो एक्स अक्ष से 8 इकाई युग्म दूर है और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। क्या कह रहा कि वाई एक्सिस से 8 इकाई दूर है और एक्स अक्ष पर स्थित है, तो कह रहा P के निर्देशांक क्या होंगे। ऐसा समझिए क्या बोला जा रहा कि मान लीजिए ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, तो कह रहा वाई अक्ष से दूर, वाई अक्ष से दूर और एक्स अक्ष पर एक पॉइंट है। हम लोग जानते हैं कि इस वाले पॉइंट में वाई अक्ष का मान जो होता है वो हमेशा 0 होता है, वाई निर्देशांक हमेशा 0 होता है, एक्स निर्देशांक का मान कुछ होगा। अब मान क्या होगा, तो आपसे बोल रखा है कि इसके बीच का जो दूरी है वो 8 है, तो जो दूरी होगा वही यहाँ पे एक्स का मान हो जाएगा, यानी पॉइंट कौन सा बन जाएगा 8,0, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि cos a का मान 3/5 है, तो बताइए sec a का मान क्या होगा। हम लोग क्या जानते हैं कि जो sec a होता है वो cos a का उल्टा होता है, ठीक है, sec a बराबर होता है 1/cos a। तो जस्ट यहाँ पे पलट देते हैं, है कि नहीं। क्या हो जाएगा 1/cos a दिया हुआ है 3/5, तो ये पलट जाएगा, हो जाएगा 5/3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस में sin a किसके बराबर होगा। ठीक है, बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है sec a प्लस में tan a और साथ में इंटू दिया हुआ है 1 माइनस sin a। ठीक है, क्या करते हैं कि सबको साइन और कॉस से बदल देते हैं, तो sec को अगर बदलेंगे तो यहां हो जाएगा 1/cos a प्लस tan a को अगर हम लोग बदलें तो हो जाएगा sin a/cos a, sin a/cos a, और यहाँ पे 1 माइनस sin a दिया हुआ ही है बराबर। अब यहाँ पे अगर एलसीएम ले लें इन दोनों में तो cos a दोनों जगह पे है, यहाँ हो जाएगा cos a और ऊपर में यहाँ पे एक ही रहेगा प्लस ऊपर में यहाँ पे भी sin a ही रहेगा, साथ में क्या है तो 1 माइनस में sin a। अगर गौर से हम देखें तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस sin a, यहाँ पे क्या है 1 माइनस sin a, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है कि नहीं। और हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस sin a और 1 माइनस sin a दिया हुआ ये कुछ इस शक्ल में दे रहा है कि a माइनस बी है साथ में a प्लस बी है,
और इस वाले सकल सूरत को हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इस सकल सूरत को अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक का स्क्वायर यानी एक माइनस साइन ए का स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या होगा, तो नीचे होगा कॉस ए। अब एक बहुत सुंदर सा फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, है कि नहीं, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण में, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर। नीचे में एक कॉस ए है। अब एक कॉस से एक कॉस कट के क्या मिल जाएगा आपको, यहां से मिल जाएगा कॉस ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कॉस ए के बराबर। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल 17 नंबर आपसे कह रहा है कि कॉट ए जो है आपका वो 1 दे रखा है, तो पूछा जा रहा है कि एक के किस मान के लिए कॉट ए आपका 1 के बराबर होता है। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि cos 45 जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। tan 45 cos 45 ये क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। अगला सवाल 18 नंबर है। 18 नंबर आपसे कह रहा है कि जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है, क्या कह रहा है कि एक खंभा है, ठीक है, यहाँ पे एक सूरज दादा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण जो आपका है उसका मान क्या होगा। यहाँ पे सूरज दादा खड़े हैं, ऐसा कुछ सूरज दादा बने होंगे अपना, ठीक है, कह रहा है ऐसा कुछ बना कि जो इसका यहाँ पे परछाई बना। मान लेते हैं इसका ऊंचाई ए बी है और जो इसका यहाँ पे छाया बना उसका लंबाई बी सी है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये दोनों जो आपस में है वो बराबर है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा ए बी सी, यहाँ पे हम जानते हैं ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म किया, त्रिभुज फॉर्म किया। आपसे पूछा जा रहा है कि ये यूनियन कोण क्या है, जो ये थीटा बना वो कितना बनेगा। ठीक है, अब लोग गौर से कर देखें तो ये और ये बराबर है। हम लोग यहां से अगर tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएं तो tan थीटा क्या हो जाएगा, यहां से tan थीटा होगा ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। ठीक है, और क्योंकि ए बी और बी सी आपस में बराबर है तो कट के आ जाएगा यहाँ पे एक, क्यों कि ए बी जो है वो बराबर है बी सी के, तो कट के क्या मिल गया एक। अब tan थीटा अगर 1 के बराबर है तो बताओ किस थीटा के लिए 1 आएगा, तो थीटा यहाँ पे 45 हो जाएगा कि 45 डिग्री के लिए ही ना tan 45 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा आ गया 45 डिग्री। उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल 19 नंबर है। कह रहा है यहाँ पे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने डिग्री का होता है। ये तो बहुत आसान हो गया है कि नहीं, क्लास 8 में हम लोग पढ़े हुए रहते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चलिए अगला सवाल, ये तो बहुत आसान दे दिया था। अगला सवाल कह रहा है आपसे कि दशमिक संख्या जो 111 है, ठीक है, 111 जो है वो इसमें से क्या सही है, क्या ये पूर्ण संख्या है, हाँ है कि नहीं। 111 क्या प्राकृत संख्या है, हाँ ये भी है। अगला पूछा जा रहा है क्या 111 रैशनल संख्या है, मतलब परिमेय संख्या है, तो ये भी है। यानी यहाँ पे तीनों सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें सभी। हाँ भाई, इसमें सभी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि 111 पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है, साथ ही साथ परिमेय संख्या भी है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी के दो भुजा, है ना, कोई त्रिभुज एबीसी है, इसके दो भुजा एबी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, बीसी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है निम्न में से तीसरा भुजा के माप के लिए क्या संभव हो सकता है, निकालते हैं। अच्छा, ध्यान से एक चीज जानिएगा कि मान लीजिए कोई आपके पास त्रिभुज दिया हुआ है जिसका जो भुजा है उसकी लंबाई मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज में दो भुजा का जो अगर सम होगा,
वो हमेशा तीसरी भुजा से बराबर होगा। कोई भी दो भुजा का सम, जैसे कि अगर हम लोग बी और सी को जोड़ें तो वो हमेशा ए से बड़ा होना चाहिए, अगर हम लोग ए और सी को जोड़ें तो वो हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ये कि कोई भी दो भुजा का सम निकालें तो वो तीसरे भुजा से हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है, सॉरी बड़ा होना चाहिए। दो भुजा का सम जो है वो तीसरे भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सुनिए ध्यान से। अब यहां पे अगर गौर से देखें हम तो ए बी सी अगर हम बना के देखें ए बी सी त्रिभुज, तो ए बी यहां पे दे रखा है 7 सेंटीमीटर, बीसी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो गया। तो एसी का मान क्या होगा, एसी का मान जो भी होगा 7 + 4, मतलब जो एसी है वो हमेशा क्या होगा एसी जो है वो हमेशा छोटा होगा 7 + 4 यानी 11 से। तो 11 से हमेशा एसी छोटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए भी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी भी सही हो सकता है। अच्छा सी कह रहा है 12, ये तो गलत हो सकता है, मतलब गलत होगा ही क्योंकि 11 से ये बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए दोनों के लिए यहाँ पे यूज कर दिया ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है जो कि प्रोबेबिलिटी का है, प्रायिकता का सवाल है। आपसे कह रहा है कि एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो ध्यान रखिए अगर एक पासा को उछाले हम पासा को अगर उछाले डाइस को, तो जो उसका आने का चांसेस है तो ये या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, ये 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सम संख्या कि सम संख्या आने का क्या प्रायिकता है। तो सम संख्या यहाँ पे क्या है, क्या क्या हो सकता है, तो वो 2 हो सकता है, वो 4 हो सकता है, वो 6 हो सकता है। हम लोग प्रोबेबिलिटी में जानते हैं प्रायिकता के लिए फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ा हुआ आप लोगों ने कि जो कोई भी इवेंट ई के लिए प्रायिकता होता है वो प्रायिकता होता है NE/NS। ठीक है, फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, बस इतना याद रखिए कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एक सम संख्या। ठीक है, फॉर्मूले को बस इतना ध्यान रखना है कि आपको चाहिए क्या, आपको निकालने बोला है सम संख्या के लिए। तो सम संख्या कितना बार आया जो आपको चाहिए वो कितना बार आया वो ऊपर लिखाएगा, और टोटल कितना आया, टोटल यहाँ पे 6, तो टोटल यहाँ पे 6 हो गया। क्या बोले कि जो आपको पर्टिकुलर चाहिए, जैसे यहाँ पे हमें चाहिए था सम संख्या, वो कितनी बार आ सकता है, तो 3 बार आ सकता है, वो लिखेंगे ऊपर में। और एक पासा को फेंकने पे क्या क्या आ सकता है यानी टोटल, टोटल क्या आया आउटकम्स, टोटल आउटकम्स यहाँ पे 6 है कि 1 से 6 तक में कुछ भी आ सकता है, वो टोटल आउटकम्स नीचे लिखाता है। ठीक है, जो चाहिए वो ऊपर, टोटल जो होता है वो नीचे, बस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो याद रखिए, नहीं याद है तो मत याद रखिए, बस ये ध्यान रखिएगा आपको प्रायिकता में कि जो आपको पर्टिकुलरली चाहिए वो ऊपर रखना होगा और टोटल जो होगा वो हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा जाएगा, 1/2 आया तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बी। चलिए अगला सवाल, अगला कह रहा है कि निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा श्योर इवेंट के लिए हमेशा प्रायिकता होता है 1। ठीक है, अब सोचिए निश्चित होने वाला है वो, मतलब सही बोल रहा है, उसके लिए 1 हो जाएगा। अच्छा इसमें एक और होता है इम्पॉसिबल इवेंट, कभी नहीं होने वाला घटना का जो, कभी नहीं होने वाला जो घटना है इसका जो प्रायिकता होता है, इसका प्रायिकता हमेशा 0 होता है। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो हमेशा क्या होता है 0। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, फिर से पासा का सवाल है। कह रहा है इसको उछाला गया, ठीक है, कह रहा 3 के गुणक संख्या आने की प्रायिकता क्या है। सेम ट्रीट करेंगे कि क्या क्या आ सकता है पासा को फेंकने पे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6,
अब आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, तो चाहिए आपको 3 का गुणक। कौन कौन सा इसमें है, तो एक हो गया 3, एक हो गया 6। क्या बताएं कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है तो जो आपको चाहिए वो ऊपर कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 ऊपर होगा, नीचे क्या होगा, तो टोटल कितना आया, तो 6 बार आया। कट के कितना आ गया आंसर, 1/3। तो प्रायिकता यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है 25वां नंबर कि यदि x प्लस 3, 3x और 4x प्लस 2 एक समानांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको x का मान निकालना है। तो आप लोग जानते होंगे, मतलब हमेशा एक ही ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा कुछ बोला जाए कि ए बी सी ये तीनों एपी में है, ठीक है, तो हमेशा आपको ये जो चुराने के लिए बोला जा रहा है कि टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होगा। ठीक है, कि बीच का दोगुना जो होता है वो बाकी दोनों अलग अलग जो है दोनों तरफ वो उसके सम के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा ये क्यों होता है, तो ध्यान रखिए इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस हमेशा बराबर आएगा। क्या बोल दिया भाई कि b माइनस ए ये हमेशा c माइनस बी के बराबर होगा, है कि नहीं है। अब तो ये b वाले को एक तरफ करते हैं, बिना b वाले को एक तरफ करेंगे तो ये b इधर आ जाएगा, हो जाएगा b प्लस बी इज इक्वल टू c, ये उधर गया तो जाएगा प्लस ए, यानी कितना आ गया 2b इक्वल टू आ गया c प्लस ए। यही तो बात कह रहे थे और यही चीज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या बोले, तो बीच वाले का दोगुना, बीच में क्या है तो 3x है, हो जाएगा 2 गुने 3x, ये बराबर होगा बाकी दोनों के सम का, मतलब जोड़ के। यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 2, कितना आ जाएगा, यहां से हो गया 3 गुने 2 6x बराबर हो गया x प्लस 4x, 5x आ गया, 3 प्लस 2 हो गया यहाँ से 5। इस 5x को इधर करेंगे, हो जाएगा 6x माइनस 5x बराबर में 5 हो गया। अब 6 में से 5 घटा तो x बचा, यहाँ पे आ गया 5, यानी x का मान आपका यहाँ पे 5 आ गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो गया बी। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है 26 नंबर में, आपसे कह रहा है यहाँ पे कि यदि ये कुछ संख्या दिया हुआ है, इसका माध्य 10 है, ठीक है, तो जो यहाँ पे छुपा हुआ x है, इस x का मान क्या होगा, निकालते हैं क्या होगा। हम लोग जानते हैं माध्य के लिए कि सबको जोड़ देना है कि नहीं। सबको क्या करते हैं, जो माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य होता है कि सबको जोड़ दो, 5 6 जो भी नंबर दिया हुआ है, 8 9 x और साथ में 13, ठीक है, बटा कितने बार नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार नंबर है, तो यहाँ पे 6 से डिवाइड कीजिए, जो नंबर है इसको जोड़ दीजिए और जितना नंबर है उससे भागा दे दीजिए। अब यहाँ पे माध्य आपको दे रखा है कि ये 10 के बराबर है, कितना जाएगा यहाँ से 5 6 11 11 और 9 20 20 और 8 28 28 और 13, यहाँ पे हो गया 41, यानी 41 प्लस में साथ है x बट्टा 6, ये दिया हुआ है। अब मुझे x का मान चाहिए, इस 6 को जब गुना करते हैं हो जाएगा 60 बराबर में 41 प्लस x, यहां से x हो गया 60 माइनस 41, यानी कि यहां से आ गया 19। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो गया बी। ठीक है, शायद आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इस वाले सैंपल पेपर में गलत दिया हुआ है। आई थिंक कुछ और दिया हुआ है यहाँ पे, शायद एक बार चेक कर लीजिएगा क्या दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल करते हैं। 27वां नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इस वाले जो आपके पास दिया हुआ है डाटा, इसका बहुलक क्या है। तो बहुलक में जो सबसे ज्यादा बार आता है नंबर, उसी को कहते हैं बहुलक। ठीक है, बहुलक निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। तो दिख के शकल दिख रहा है कि जो 2 है वो ज्यादा बार आया है, कितने बार आ गया 1 2 3 4 5 बार आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया बहुलक यहां से 2। ठीक है, क्योंकि ये 5 बार आ गया। चलिए अगला सवाल, 28वां नंबर सवाल आपसे
पूछा जा रहा है, कह रहा है फर्स्ट नंबर सवाल में कि जो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है इसका माध्यिका क्या होगा। अच्छा, माध्यिका में करना क्या होता है, तो सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। सवाल में जो भी दिया हुआ है उसको पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। क्या हो जाएगा, 7, 7 के बाद हो जाएगा 8, 8 के बाद हो जाएगा 9, 9 के बाद हो जाएगा 10, 10 के बाद हो जाएगा 11, 11 के बाद होगा 12, 12 के बाद होगा आपका 13, 13 के बाद होगा आपका 14 और 14 के बाद होगा आपका 15। ठीक है, ये डाटा आपको दिया होगा। अब ध्यान से देखिएगा इसमें कि जो आपका बीच में आ रहा है क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड नंबर में आ रहा है, तो जो आपका बीच में आएगा वही इसका माध्यिका कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो एक को हटाते जाते हैं ना, ये हटा, ये इसके साथ हटा, ये इसके साथ हटा, ये इसके साथ हटा, ये जो बीच में आया यही आपका यहाँ पे माध्यिका हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जो होगा वो इसका माध्यिका होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल में आपसे पूछ रहा है कि यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक है, मतलब आपसे कह रहा है, एक सेकेंड, आपसे इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास दो वृत्त है, मान लीजिए एक ये रहा और एक ये रहा। तो आपसे कह रहा है कि जो इसके त्रिज्या है, मान लीजिए यहाँ पे इसका त्रिज्या r1 है और इसका त्रिज्या मान लीजिए r2 है। तो आपसे कह रहा है इसमें कि इससे ज्यादा है, दोनों r1 प्लस r2 से जो इसका सेंटर का बीच का डिस्टेंस है, मान लेते हैं d, कह रहा है जो d है वो r1 प्लस r2 से बड़ा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसके अधिकतम कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं, मतलब टेंजेंट लाइन, कॉमन टेंजेंट लाइन कितना है। ठीक है, तो निकालते हैं। सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल आपसे बोला कि दो यहां पे वृत्त है, ठीक है, आपसे ये कहा कि जो इसके त्रिज्या का सम है इससे इसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, मतलब दोनों के त्रिज्याओं को जोड़े r1 प्लस r2, वो हमेशा क्या होगा, d से छोटा होगा। तो यहाँ पे कितने स्पर्श रेखाएं हैं, तो अगर गौर से देखें तो एक स्पर्श रेखा यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, एक स्पर्श रेखा यहाँ से नीचे एक स्पर्श रेखा यहाँ से नीचे से चला जाएगा, जो कि बना तो यहाँ पे गलत है, कोई नहीं, सुधारने की कोशिश करते हैं। स्पर्श रेखा बनाते हैं यहाँ पे जो कि टच हो जाए, हाँ ये दूसरा हो गया। तीसरा कहाँ पे बनेगा, तो तीसरा ये जो यहाँ पे है टच करता हुआ जाएगा और चौथा बनेगा ऐसे। तो टोटल यहाँ पे 4 होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। फिर अगला सवाल आपसे कह रहा है कि दो गोलों के आयतन का अनुपात दिया हुआ है 64:27। तो कह रहा है इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकाल के दिखाओ कि क्या होगा। ठीक है, अब लोग जानते हैं कि कोई भी गोला का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, और क्योंकि जरूरत पड़ने वाला है इसलिए यूज कर रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें सरफेस एरिया का, ठीक है, सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर होता है। चलिए यूज करते हैं। आपसे कह रहा है कि दो गोले हैं, मान लेते हैं एक V1 है और एक V2 है, मतलब जो आपका गोला है उसका आयतन की बात करें V1 और V2 मान लिया, तो इसके अनुसार जो अगर फॉर्मूला की बात करें तो हो जाएगा V1 के लिए 4/3 वॉल्यूम का फॉर्मूला R1 का क्यूब, नीचे होगा 4/3 पाई R2 का क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा और यहां से जाएगा R1 का क्यूब बटे में R2 का क्यूब जो है वो हो जाएगा V1/V2 के बराबर, और V1/V2 दिया हुआ है 64/27, है कि नहीं।
अब यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये r1/r2 का होल क्यूब है और ये आपका मान दे रखा है 64/27। तो यहां से अगर हम r1/r2 का मान चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट है कि नहीं 64/27 का, यानी यहां से जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 3। तो यहाँ पे r1/r2 4/3 आ गया। बट ये आपसे नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तुम निकालते हैं S1/S2। S1 क्या दे रखा है, तो S1 यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई r1 का स्क्वायर बटे 4 पाई r2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कटा और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि ये r1/r2 का होल स्क्वायर है। r1 कितना है, मतलब r1/r2 कितना है 4/3, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ गया 16:9। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा सी। तो 30 क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिए। ये काफी आसान सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है दिमाग में कि क्या होगा मेरा एग्जाम में। बस आप मेहनत कीजिए, आपको मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। 10th आपका बोर्ड एग्जाम है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम, इसको अच्छे से पढ़ के दीजिए ताकि आपके रिश्तेदार भी खुश रहें और आपके पेरेंट्स भी, क्योंकि रिश्तेदार खुश होंगे सामने से होंगे ना। अदरवाइज अगर मार्क्स आपका कम आया तो ताने भर भर के मिलने वाले हैं। तो इससे अगर बचना है तो पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, बहुत आसान आपका पढ़ाई हो जाएगा अगर आपने सही से पढ़ा तो। सवाल इतने भी टफ आपके बोर्ड वाले नहीं पूछने वाले, बस मन से पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो भी मॉडल क्वेश्चन है बनाइए जिससे आपको अच्छे से चीजें आ जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।